चैप्टर 41 एक खौफनाक सच और सुहाना का पछतावा। सुबह की सुनहरी किरणें खिड़की के पर्दों को चीरती हुई सुहाना के चेहरे पर पड़ रही थीं। सुहाना ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक लंबी अंगड़ाई ली। शरीर में अब भी हल्का दर्द था, लेकिन अक्षय के प्यार और उस मरहम ने जादू की तरह काम किया था। वो कल रात की तुलना में काफी बेहतर महसूस कर रही थी। बिस्तर से उठकर वो अक्षय की अलमारी कबोर्ड के पास गई। उसने अक्षय की एक बड़ी सफेद शर्ट निकाली और उसे पहन लिया। शर्ट से अक्षय की परफ्यूम की वही मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी जो सुहाना को एक सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारे और फिर कमरे में अक्षय को ढूंढने लगी। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। उसने मन ही मन सोचा, अक्षय शायद नहा रहा है। वो वापस बेड पर जाकर बैठ गई और बीती रात के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तारांकन, अगर अक्षय मेरी जिंदगी में नहीं होता तो आज मेरा और मेरी माँ का क्या होता। उसने हर बार मुझे मौत के मुंह से निकाला है। तभी अचानक टेबल पर रखे अक्षय के फोन की रिंगटोन बजी। फोन बार बार बज रहा था। सुहाना को लगा कि शायद कोई जरूरी कॉल होगी। उसने टेबल के पास जाकर फोन उठाया तो देखा कि हिमांशु का कॉल था। कॉल कट गया, लेकिन तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन चमका। अक्षय का फोन अनलॉक था। सुहाना की नज़र एक रिपोर्ट पर पड़ी जो हिमांशु ने भेजी थी। जिज्ञासावश उसने उस फाइल को डाउनलोड किया और जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ने लगी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा था जिसने सुहाना की रूह कपा दी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। वह सदमे में बड़बड़ाने लगी, तारांकन नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं। मैं कितनी खराब हूं। मेरी वजह से अक्षय ने ये सब सहा। सुहाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी ही नजरों में खुद से नफरत होने लगी। रिपोर्ट का सच इतना भयानक था कि वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसके हाथ से अक्षय का फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। वो पागलों की तरह बेडरूम से बाहर भागी और बिना कुछ सोचे समझे फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसके दिमाग में बस वो रिपोर्ट और अक्षय का चेहरा घूम रहा था। उधर वॉशरूम का दरवाजा खुला और अक्षय तौलिए से अपना बदन पोंछता हुआ बाहर निकला। उसने कमरे में सन्नाटा देखा और फिर जमीन पर अपना फोन गिरा हुआ पाया। उसने बालकनी और पूरे फ्लैट में सुहाना को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। अक्षय के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सुहाना, कहाँ हो तुम? वो भागकर बाहर निकला, लेकिन सुहाना जा चुकी थी। अक्षय को अंदाजा भी नहीं था कि सुहाना ने वो सच देख लिया है जिसे वो पूरी दुनिया से छिपाकर रखना चाहता था। चैप्टर 42 रूह का जख्म और सुहाना का पागलपन। वॉशरूम से बाहर निकलते ही अक्षय की नज़र सबसे पहले खाली बिस्तर पर पड़ी। सुहाना वहां नहीं थी। कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। अक्षय की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने जमीन पर गिरे अपने फोन को उठाया। स्क्रीन पर वही फाइल खुली थी जिसे वो सुहाना की नजरों से ताउम्र छिपाना चाहता था। अक्षय की हेल्थ रिपोर्ट। रिपोर्ट के शब्द किसी जहरीले खंजर की तरह थे। डॉक्टर ने अक्षय को कड़ाई से मना किया था कि वो मसालेदार और तीखा खाना न खाए। उसके पेट में इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ चुका था कि अगर जल्द ही सर्जरी न हुई तो उसकी जान को खतरा था। और ये सब हुआ था पिछले 3-4 सालों में सुहाना का मन रखने के लिए उसके हाथ का बना तीखा खाना चुपचाप खाने की वजह से। अक्षय का चेहरा सफेद पड़ गया। सुहाना को पता चल गया। वो बड़बड़ाया। वो जानता था कि सुहाना खुद को चोट पहुंचाने की हद तक प्यार करती है और ये सच उसे पागल कर देगा। अक्षय पागलों की तरह घर से बाहर निकला। वह सबसे पहले सुहाना के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर अमृता जी बाहर आईं। अक्षय बेटा, सुहाना कहाँ है? तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है? अमृता जी के सवाल ने अक्षय को बता दिया कि सुहाना यहां नहीं आई है। अक्षय ने खुद को संभाला। हाँ आंटी, सब ठीक है। शायद वो नैना के पास होगी। वो वहां से तुरंत हटा और अपने बॉडीगार्ड्स को फोन किया। सुहाना को ढूंढो, अभी के अभी। अक्षय चिल्लाया। फिर उसे याद आया कि उसने सुहाना को जो ब्रेसलेट गिफ्ट किया था उसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा है। उसने अपने फोन पर लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन एक ऊंची पहाड़ी की चोटी की दिखा रही थी। अक्षय ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। आधे घंटे बाद वो उस पहाड़ी पर पहुंचा। दूर से ही उसे सुहाना की चीखें सुनाई दी। सुहाना जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथ मिट्टी में सने थे और वो अपने ही बालों को नोच रही थी। मैं कितनी बेकार हूं। मैंने उसे मार डाला। मेरी वजह से अक्षय की जान खतरे में है। सुहाना पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसकी आंखों का काजल बहकर पूरे चेहरे पर फैल गया था, जिससे वो किसी डरावनी परछाई जैसी लग रही थीं। उसका रोना अब सामान्य नहीं था। उसमें एक अजीब सा साइको पागलपन था।
अक्षय धीरे से उसके पास पहुंचा। सुहाना। सुहाना बिजली की फुर्ती से पीछे मुड़ी। अक्षय को देखते ही वो पीछे की तरफ खिसकने लगी। नहीं अक्षय, मेरे पास मत आओ। मैं मनहूस हूं। मेरी वजह से तुम्हें इन्फेक्शन हुआ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों खाया तुमने वो जहर जैसा तीखा खाना? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? सुहाना की आवाज में एक अजीब सी चीख थी। अक्षय ने उसे पकड़ने की कोशिश की। मैं कैसे रोकता सुहाना? तुम इतने प्यार से मेरे लिए बनाती थीं। तुम्हारी खुशी के आगे मुझे अपना दर्द कभी महसूस ही नहीं हुआ। सुहाना ने अपना सिर जोर जोर से हिलाया। नहीं, मेरी खुशी तुम्हारी जान से बड़ी नहीं है। देखो मेरी वजह से क्या हो गया। तुम्हारी सर्जरी होनी है, तुम्हारी जान को खतरा है। उसने एक लंबी कांपती हुई सांस ली। उसकी आंखों में अब एक ठंडी और डरावनी खामोशी छा गई थी। अक्षय, हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं। मैं एक श्राप हूं तुम्हारे लिए। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम मर जाओगे। मैं तुम्हें खुद से आजाद करती हूं। अक्षय सुहाना का ये रूप देखकर दहल गया। वो रो रही थी, हंस रही थी और खुद को गालियां दे रही थी। सुहाना का प्यार अब उस मोड़ पर था जहां वो अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को ही मिटा देना चाहती थी। चैप्टर 43 मौत की शर्त और जुनून की हद। सुहाना के मुंह से अलग होने की बात सुनकर अक्षय का दिल जैसे सीने में ही थम गया। वह पत्थर की मूरत बन गया। सुहाना, जो उसके वजूद का हिस्सा थी, आज उससे दूर जाने की बात कर रही थी। वो उसे कुछ समझा पाता उससे पहले ही एक तेज रफ्तार कार वहां आकर रुकी। कार से नैना और हिमांशु हड़बड़ाते हुए बाहर निकले। अक्षय ने पहले ही उन्हें फोन करके पूछा था, पर तब उन्हें कुछ नहीं पता था। बॉडीगार्ड्स के पीछे पीछे वे भी यहां तक पहुंच गए थे। नैना ने जब सुहाना को उस पहाड़ी की चोटी पर पागलपन की हालत में देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो सुहाना की तरफ दौड़ना चाहती थी, पर हिमांशु ने उसे रोक लिया। हिमांशु समझ रहा था कि ये मामला अब केवल अक्षय और सुहाना के बीच का है और अक्षय को स्थिति को खुद ही संभालना होगा। सुहाना अभी भी चीख रही थी, चले जाओ अक्षय, चले जाओ यहां से। तुम मर जाओगे मेरी वजह से। मैं एक कातिल हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। अक्षय की आंखों में एक भयानक सूनापन छा गया। उसने सुहाना की आंखों में आंखें डालकर पूछा, सुहाना, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना रह पाओगी? क्या तुम्हें लगता है कि अक्षय तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा रह पाएगा? अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे दूर जाकर तुम मुझे बचा लोगी तो तुम गलत हो। सुहाना ने पागलों की तरह उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। दूर रहो मुझसे। तुम मुझसे दूर रहोगे तभी ठीक रहोगे। मैं तुम्हें और चोट नहीं पहुंचा सकती। सुहाना का ये जिद्दी पागलपन अक्षय के सब्र की आखिरी सीमा को तोड़ चुका था। उसे समझ आ गया कि सुहाना ऐसे नहीं मानेगी। अक्षय के चेहरे पर एक डरावनी खामोशी छा गई, वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और एक धारदार चाकू नाइफ बाहर निकाला। ये देख, नैना और हिमांशु के गले से चीख निकल गई। सुहाना भी पल भर के लिए जम गई। अक्षय ने उस ठंडे और पैने चाकू को अपनी गर्दन की नस पर टिका दिया। उसकी आंखों में सुहाना के लिए वही पुराना जानलेवा जुनून था। तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? अक्षय की आवाज बहुत ही ठंडी और डरावनी थी। सुहाना, मेरा वजूद तुमसे शुरू होता है और तुम पर ही खत्म होता है। अगर तुम आज इस पहाड़ से उतरी और मेरा साथ छोड़ा तो कसम है तुम्हारी, मैं इसी पल इस चाकू से अपनी गर्दन काट लूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं तो ये सांसें भी मेरे काम की नहीं। पूरी पहाड़ी पर सन्नाटा छा गया। सुहाना की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। अक्षय की गर्दन से चाकू की धार के कारण खून की एक पतली सी लकीर उभरने लगी थी। वह मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में खुद को खत्म करने के लिए तैयार था। नहीं अक्षय, नहीं। सुहाना की रूह कांप गई। चाकू नीचे करो प्लीज। अक्षय ने चाकू और जोर से दबाया। तय कर लो सुहाना, या तो मेरी बाहों में वापस आओ या फिर आज इस चोटी पर मेरी लाश देखकर जाना। बोलो, क्या चुनती हो? और रूहानी सिसकियां। पहाड़ी की उस ऊंची चोटी पर मौत और मोहब्बत के बीच एक खौफनाक खेल चल रहा था। अक्षय ने अपनी गर्दन पर चाकू टिका रखा था। उसकी आंखों में वो पागलपन था जो किसी की परवाह नहीं करता। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें मुझसे दूर जाना है ना सुहाना? तो चली जाओ, पर याद रखना, जैसे ही तुम यहां से एक कदम दूर रखोगी, मेरा ये चाकू मेरी गर्दन के आर पार होगा। तुम मेरी लाश छोड़कर जा सकती हो। सुहाना की रूह कांप गई। वो बदहवास होकर चिल्लाई, नहीं अक्षय, नहीं, छोड़ो उसे, प्लीज उसे फेंक दो। वो अक्षय की तरफ दौड़ी ताकि उसके हाथ से चाकू छीन सके। नैना और हिमांशु भी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े,
लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। सुहाना ने जैसे ही अक्षय का हाथ पकड़ने की कोशिश की, अक्षय ने उसे खुद से दूर हटाना चाहा। उसी छीना झपटी और धक्का मुक्की में अक्षय के हाथ का चाकू सुहाना के कंधे, शोल्डर को चीरता हुआ उसके सीने के पास, दिल के बेहद करीब गहराई तक धंस गया। पहाड़ी की शांति एक दर्दनाक चीख से दहल गई। नैना जोर से चिल्लाई, सुहाना! अक्षय जैसे पत्थर का बुत, स्टैच्यू बन गया। उसने देखा कि उसके अपने हाथों ने, जिन हाथों से उसने हमेशा सुहाना को सहलाया था, उसी सुहाना को लहूलुहान कर दिया था। सुहाना के सफेद शर्ट पर खून का लाल धब्बा तेजी से फैलने लगा। उसकी आंखें पथराने लगीं और वो धीरे से जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। अक्षय के गले से एक ऐसी आवाज निकली जैसे किसी घायल शेर की हो। वह घुटनों के बल वहीं गिर गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी सुहाना को चोट पहुंचाई है। हिमांशु ने तुरंत स्थिति को संभाला। उसने अक्षय को झकझोरा, लेकिन अक्षय सुन्न हो चुका था। हिमांशु ने बिना वक्त बर्बाद किए सुहाना को अपनी गोद में उठाया और अपनी कार की तरफ भागा। नैना भी रोते हुए उसके पीछे दौड़ी। कार आधे घंटे में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने रुकी। हिमांशु की शर्ट सुहाना के खून से पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसने चिल्लाकर डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर, जल्दी देखिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। सुहाना को तुरंत ऑपरेशन थिएटर ओटी ले जाया गया। उधर पहाड़ी पर अक्षय अभी भी उसी जगह बैठा था। उसने अपने खून से सने हाथों को देखा और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी सुहाना को मार डाला। इन हाथों को काट देना चाहिए। वह पागलपन में अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। रात का समय, अस्पताल। 2-3 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद सुहाना को वार्ड में शिफ्ट किया गया। अमृता जी भी रोती बिलखती वहां पहुंच चुकी थीं। जब सुहाना को धीरे धीरे होश आया, उसने अपनी भारी पलकें खोलीं। कमरे की मध्यम रोशनी में उसने देखा कि नैना उसका हाथ पकड़े रो रही है। हिमांशु थका हुआ बेंच पर बैठा है और अमृता जी पास ही खड़ी दुआ मांग रही हैं। होश आते ही सुहाना के होठों से सिर्फ एक ही नाम निकला, अक्षय। मेरा अक्षय कहाँ है? हिमांशु की नींद टूट गई। उसने भारी आवाज में कहा, सुहाना, अक्षय का कुछ पता नहीं है। वो पहाड़ी से नहीं लौटा। सुहाना के चेहरे पर खौफ छा गया। वो उठने की कोशिश करने लगी। नहीं, उसे ढूंढो। वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। उसे लग रहा होगा कि उसने मुझे मार दिया। उसे बताओ कि मैं ठीक हूं। भगवान के लिए उसे मेरे पास लाओ। सुहाना के टांकों में खिंचाव हो रहा था, पर उसे अपने दर्द से ज्यादा अक्षय के खोने का डर खाए जा रहा था। चैप्टर 45, रूह का बिखराव और मोहब्बत की अग्नि परीक्षा। अस्पताल के उस सफेद कमरे में मौत जैसी खामोशी छाई थी, जिसे सुहाना की चित्कार ने चीर दिया। जैसे ही उसे पता चला कि अक्षय का कुछ पता नहीं है, उसका रोम रोम कांप उठा। उसने पागलों की तरह अपने हाथों में लगी ड्रिप को झटके से खींचकर निकाल दिया। सुई निकलते ही खून की धार बह निकली, पर सुहाना को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। अमृता जी और नैना ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। सुहाना, रुको, अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, टांके खुल जाएंगे। पर सुहाना उस वक्त किसी की सुनने की हालत में नहीं थी। उसके सिर पर एक ही धुन सवार थी, अक्षय। उसने पास के टेबल से हिमांशु की गाड़ी की चाबियां झपटीं और अस्पताल के गलियारे में पागलों की तरह दौड़ने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, अस्पताल के कपड़ों पर खून के ताज़ा धब्बे थे और वो नंगे पैर भाग रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मौत भी उसे पीछे नहीं छोड़ सकती थी। वो गाड़ी में बैठी और किसी ट्रेन ड्राइवर की तरह सड़क पर गाड़ी दौड़ा दी। लाल बत्तियां, ट्रैफिक के नियम, खुद की जान। उसे किसी चीज का होश नहीं था। उसका दिल बस एक ही नाम पुकार रहा था, अक्षय। 15 मिनट बाद वो अक्षय के फ्लैट के बाहर थी। लिफ्ट का इंतजार करने का सब्र उसमें नहीं था। वो सीढ़ियों से भागी। टांकों में असह्य दर्द हो रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, पर वो नहीं रुकी। जैसे ही वो फ्लैट के अंदर पहुंची, पूरे घर में सन्नाटा और गहरा अंधेरा था। कांपते कदमों से वो बेडरूम की तरफ बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर का नजारा देख सुहाना के गले से एक ऐसी आवाज निकली जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। कमरे के कोने में अक्षय जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसका एक हाथ बेड से नीचे लटका हुआ था और उसकी कलाई से खून की एक मोटी धार बहकर फर्श पर लाल तालाब बना चुकी थी। अक्षय! सुहाना चीखी और उसके पास जाकर गिर पड़ी। उसने अक्षय के ठंडे पड़ते सिर को अपनी गोद में रखा। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते अक्षय। आंखें खोलो, देखो मैं आ गई हूं। सुहाना पागलों की तरह अपना चेहरा उसके सीने पर रगड़ने लगी। उसके आंसू अक्षय के खून में मिल रहे थे। तभी हिमांशु और नैना भी वहां पहुंच गए।
हिमांशु ने जब अपने यार को मौत के दरवाजे पर देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अक्षय को उठाया और उसे वापस अस्पताल ले जाने के लिए भागा। अस्पताल पहुंचकर अक्षय को सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। सुहाना वहीं ओटी के दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठ गई। उसकी अपनी हालत बहुत खराब थी, घाव से खून रिस रहा था। अमृता जी ने उसे सहारा दिया। बेटा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, चलो ड्रेसिंग करवा लो, थोड़ा आराम कर लो। सुहाना ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगने लगी। नहीं माँ, दर्द यहाँ नहीं, यहाँ हो रहा है। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे मेरा अक्षय चाहिए। माँ, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे उससे दूर मत करो माँ, उसके बिना मुझे सांस भी नहीं आएगी। सुहाना वहीं फर्श पर सिमट कर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे अस्पताल के गलियारे में गूंज रही थी। वो लड़की जो खुद मौत के मुंह से अभी वापस आई थी, अब खुदा से अपने प्यार की जिंदगी की भीख मांग रही थी। उसकी मोहब्बत अब उस मोड़ पर थी जहां या तो दोनों साथ जीते या दोनों साथ खत्म हो जाते। चैप्टर 46, एक दर्दनाक फैसला और टूटता हुआ दिल। अस्पताल के गलियारे में सुहाना की सिसकियां अब शांत हो चुकी थीं, लेकिन उसका चेहरा किसी पत्थर की मूरत जैसा हो गया था। अक्षय की हालत इतनी गंभीर थी कि उसके दादाजी अमरवीर भी वहां पहुंच चुके थे। अमरवीर एक रसूखदार इंसान थे और उन्हें अपने पोते के इस जुनूनी प्यार की खबर थी। जब उन्होंने सुहाना को ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेसुध और रोते हुए देखा तो उनके दिल में भी एक टीज उठी। उन्हें पता था कि उनका पोता अक्षय सुहाना के लिए किस हद तक पागल है। पूरी रात ऑपरेशन चला। अक्षय की कलाई के गहरे जख्म और उसके कमजोर होते दिल ने हिमांशु और डॉक्टरों को डरा दिया था। सुहाना वहीं दरवाजे से लगकर बैठी रही, पर उसके शरीर ने जवाब दे दिया। सुबह के 3 बजे अपने टांकों के दर्द और मानसिक थकान के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी। हिमांशु ने उसे उठाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया और डॉक्टर से उसे नींद का इंजेक्शन देने को कहा ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। सुबह 5 बजे अक्षय को होश आया। उसकी आंखें जब खुलीं तो कमरा खाली था। कुछ देर बाद अमरवीर अंदर आए। अपने पोते को होश में देख उनकी आंखों में चमक आ गई। अक्षय ने बेहद कमजोर आवाज में पहला सवाल किया, सुहाना, सुहाना कैसी है? अमरवीर ने एक लंबी सांस ली और पास बैठ गए। वो ठीक है अक्षय। वो लड़की पागलों की तरह पूरी रात गेट के बाहर बैठी रही। वो तो उसका अपना ऑपरेशन हुआ था, वरना वो बेहोश होकर गिरने तक वहां से नहीं हिलती। मैंने आज तक दुनिया में ऐसी मोहब्बत नहीं देखी जो एक दूसरे को ही तबाह कर दे। अमरवीर उठने लगे, पर दरवाजे पर रुककर उन्होंने ऐसी बात कही जिसने अक्षय की रूह कपा दी। अक्षय, मुझे लगता है तुम दोनों को अब एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। तुम्हारा ये पागलपन तुम दोनों को ही एक दिन मार डालेगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये प्यार एक दिन मर जाए? सोचो इसके बारे में। दादाजी के जाने के बाद अक्षय की आंखों में सन्नाटा छा गया। उसे अपनी वह गलती याद आई जिसने सुहाना को लहूलुहान किया था। उसके मन में एक भयानक फैसला आकार लेने लगा। शाम के 8 बजे सुहाना की आंखें खुलीं। होश आते ही उसके दिमाग में सिर्फ अक्षय का चेहरा आया। वह चिल्लाई, अक्षय, मुझे अक्षय के पास जाना है। अमृता जी ने उसे व्हीलचेयर पर बिठाया और अक्षय के कमरे में ले गईं। जैसे ही सुहाना ने अक्षय को लेटे हुए देखा, उसका एक आंसू उसकी गाल पर लुढ़क गया। अक्षय ने उसे देखकर एक हल्की, बेजान मुस्कान दी। तुम ठीक हो गुड़िया? अक्षय ने पूछा। सुहाना ने उसका हाथ थाम लिया। मैं ठीक हूं क्योंकि तुम ठीक हो। पर तुमने ऐसा क्यों किया अक्षय? क्यों खुद को चोट पहुंचाई? अक्षय ने अपना हाथ सुहाना के चेहरे पर रखा। जिस हाथ ने तुम्हें दर्द दिया सुहाना, उसे सजा मिलनी जरूरी थी। सुहाना रोने लगी। पर अब कभी ऐसा मत करना। अब तुम अपनी सर्जरी कराओगे और कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। अक्षय ने बस सिर हिला दिया। अगले 2 महीनों में दोनों धीरे धीरे ठीक हुए। मेडिकल रिपोर्ट में एक चमत्कार हुआ। अक्षय को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ दवाइयों से उसका इन्फेक्शन कम होने लगा। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर सुहाना को महसूस हो रहा था कि अक्षय बदल रहा है। वो सुहाना को अवॉइड करने लगा था। उसके फोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब कम देता था। सुहाना घबरा गई थी। एक रात सुहाना बिना बताए अक्षय के फ्लैट पर पहुंची। उसने देखा कि अक्षय अपना सामान पैक कर रहा था। सुहाना का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कहीं जा रहे हो अक्षय? अक्षय रुका। उसने सुहाना की तरफ नहीं देखा। वो बहुत घबराया हुआ था, पर उसने खुद को पत्थर बना लिया था। उसने एक लंबी सांस ली और बिना मुड़े ठंडी आवाज में कहा, सुहाना, बहुत सोच समझकर मैं ये कह रहा हूं। हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हमारा साथ रहना हम दोनों के लिए खतरनाक है। ये सुनते ही सुहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो।
वो सुन खड़ी रह गई, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल पा रहे थे। चैप्टर 47 विदा की आखिरी रात और दर्दनाक विदाई। अक्षय के मुंह से ब्रेकअप शब्द सुनते ही सुहाना को ऐसा लगा मानो उसके कान सुन्न हो गए हों और समय वहीं थम गया हो। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। अक्षय ने कांपते हाथों से सुहाना के ठंडे हाथों को अपनी हथेलियों में लिया। यह बोलते हुए अक्षय के अपने कलेजे के टुकड़े हो रहे थे, पर उसने अपनी आवाज को पत्थर जैसा सख्त बना लिया था। सुहाना की आंखों से आंसू की एक मोटी धार बह निकली। उसने सिसकते हुए पूछा, क्यों अक्षय, क्यों? क्या तुम वाकई मेरे बिना रह लोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रूह मेरे बिना एक पल भी सांस ले पाएगी? अक्षय ने तड़पकर सुहाना को अपने और करीब खींचा। उसकी आंखों में वही पुराना दीवानापन था, पर अब उसमें एक अजीब सा डर भी था। सुहाना, तुम रो मत, प्लीज। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम दोनों एक दूसरे के लिए साइको बन चुके हैं। हमारी मोहब्बत अब वो समंदर बन गई है जो हम दोनों को ही डुबो देगी। हम एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक दूसरे को ही मिटा रहे हैं। अगर हम साथ रहे तो हमारा ये पागलपन एक दिन हमारी जान ले लेगा। सुहाना ने अक्षय की आंखों में देखा। उसे याद आया वो खून, वो चाकू, वो पहाड़ी की चोटी और अस्पताल का वो सन्नाटा। उसे एहसास हुआ कि अक्षय सही कह रहा है। उनकी मोहब्बत इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो जहरीली बन गई थी। सुहाना ने एक लंबी, दर्द भरी सांस ली और फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी नहीं चाहती कि मेरा पागलपन तुम्हें तकलीफ दे। मैं अपने प्यार को बचाने के लिए अपने प्यार से दूर होने को तैयार हूं। अक्षय की आंखों में दर्द का दरिया उतर आया। उसने भारी आवाज में कहा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं सुहाना, पर यह पागल इंसान तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। मैं खुद से डरने लगा हूं। सुहाना ने उसके चेहरे को छुआ। और ये पागल लड़की भी तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है और ये नहीं चाहती कि अपने वजूद को बचाने की जिद में वो तुम्हें बर्बाद कर दे। अगले ही पल अक्षय ने सुहाना को अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया, जैसे कोई आखिरी बार किसी चीज को महसूस करना चाहता हो। वो सुहाना पर झुका और उसके होठों को अपने होठों के कैद में ले लिया। ये किस पहले जैसा नहीं था। इसमें प्यार कम और बिछड़ने की तड़प ज्यादा थी। वे एक दूसरे को इतनी शिद्दत और जोर से किस करने लगे मानो अपनी रूह को एक दूसरे में हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते हों। 20 मिनट, 25 मिनट, समय का उन्हें होश नहीं था। वे बार बार रुकते, एक दूसरे की आंखों में देखते और फिर से उसी जुनून के साथ एक दूसरे में खो जाते। सुहाना के होंठ सूज गए थे। अक्षय की सांसें उखड़ रही थीं, पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो उनके प्यार की आखिरी गवाही थी। आखिरकार सुहाना ने खुद को अक्षय से अलग किया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और कांपती आवाज में कहा, अक्षय, अब मैं अपनी आंखें तभी खोलूंगी जब तुम यहां से चले जाओगे। मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती। प्लीज चले जाओ। अक्षय ने आखिरी बार सुहाना के माथे को चूमा, अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। सुहाना वहीं खड़ी रही, अपने गालों पर अक्षय के स्पर्श को आखिरी बार महसूस करते हुए। कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुहाना के दिल पर आखिरी चोट की तरह लगी। खामोशी अब चीख रही थी। अक्षय जा चुका था और सुहाना के पास अब सिर्फ उसकी यादें और वो अधूरा पागलपन बाकी था। चैप्टर 48 वक्त का दरिया और एक नया सवेरा। अक्षय ने आखिरी बार सुहाना के माथे को चूमा। उस स्पर्श में विदाई की कड़वाहट भी थी और ताउम्र साथ निभाने का एक मौन वादा भी। अक्षय की आंखों से एक आखिरी आंसू टपककर सुहाना के गालों पर गिरा। उसने अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने दादाजी के पास वापस लौट रहा था। सीढ़ियों से उतरते वक्त अक्षय के मन में एक ही ख्याल था, तारांकन सुहाना, मैं भले ही तुम्हारी नजरों से ओझल हो रहा हूं, पर मैं तुम्हारी जिंदगी से कभी दूर नहीं हो पाऊंगा। मैं हमेशा साए की तरह तुम्हारे आसपास रहूंगा। जिस दिन मेरी इन नजरों ने तुम्हारी नजरों को फिर से देख लिया, उस दिन शायद मैं खुद को रोक न पाऊं। कमरे में खामोशी छाते ही सुहाना घुटनों के बल बैठ गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। वो जानती थी कि ये जुदाई उन दोनों को बचाने के लिए जरूरी थी। कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार भी घातक हो जाता है जब वो अपनी सीमाएं लांघ कर जुनून बन जाए। सुहाना और अक्षय का ये फैसला सही था या गलत, ये तो वक्त ही बताने वाला था। 4 साल बाद समय का पहिया घूमता रहा और सुहाना अब 20 साल की एक बेहद खूबसूरत और परिपक्व मैच्योर महिला बन चुकी थी। उसके कॉलेज वाले सीधे बाल अब और भी लंबे और घने हो गए थे। उसका पहनावा अब फैशनेबल और कॉन्फिडेंट था। वो मुंबई की एक नामी इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंपनी में हेड डायरेक्टर बन चुकी थी। प्रोफेशनल लाइफ में वो जितनी सफल थी, उसका दिल अब भी बनारस की उन गलियों और अक्षय की यादों में कहीं अटका हुआ था। उसकी माँ
अमृता जी वापस बनारस चली गई थीं क्योंकि वे अपनी मां सुहाना की नानी की अंतिम सांसों में उनके साथ रहना चाहती थीं। सुहाना अब मुंबई में एक आलीशान फ्लैट में अकेले रहती थी। तभी नैना की एंट्री होती है। नैना का सपना भी अब पूरा होने वाला था। उसे उसी कंपनी में पोस्टिंग मिल गई थी जहां सुहाना काम करती थी। सुहाना उसे लेने एयरपोर्ट पहुंची। भीड़ के बीच से छोटे बालों वाली, क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स में एक चुलबुली लड़की दौड़ती हुई आई। वो नैना थी। नैना ने सुहाना को कसकर गले लगा लिया। फाइनली मैं आ गई सुहाना। 1 साल तेरे बिना कैसे गुजरा है मैं ही जानती हूं। सुहाना मुस्कुराई। बस कर नैना, मेरा दम घोंट देगी क्या? दोनों सुहाना की कार की तरफ बढ़ीं। सुहाना अब एक बड़ी मैनेजमेंट कंपनी की हेड थी और ऑफिस में हर कोई उसके टैलेंट और स्किल्स का कायल था। रास्ते में सुहाना ने कहा, नैना, कल से तेरी ज्वाइनिंग है, तू मेरे ही फ्लैट में रहेगी। नैना ने मना करते हुए कहा, नहीं यार, मामा ने मेरे लिए एक फ्लैट का इंतजाम किया है, कल वहां शिफ्ट हो जाऊंगी, आज रात तेरे पास रुकूंगी। नैना ने सुहाना को गौर से देखा और शरारत से बोली, वैसे सुहाना, तू 1 साल में बहुत ज्यादा सुंदर हो गई है यार। और तूने कुछ करवाया है क्या? तेरा फिगर और ये। नैना ने सुहाना के सीने की तरफ इशारा करते हुए मजाक किया। सुहाना ने उसे घूर कर देखा और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ीं। नैना जानती थी कि इस हंसी के पीछे एक गहरा दर्द छुपा है जिसे सुहाना ने बड़ी कुशलता से दुनिया से छिपा रखा था। सुहाना ने नैना को उसके घर छोड़ा और अपनी कार अपनी बिल्डिंग की तरफ मोड़ दी। उसे कल की एक बहुत बड़ी मीटिंग की तैयारी करनी थी। उसे क्या पता था कि ये मीटिंग उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाली है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। चैप्टर 49 खौफ का दूसरा नाम, अक्षय। मुंबई के एक आलीशान और गुप्त ठिकाने पर मीटिंग चल रही थी। ये कोई साधारण कॉरपोरेट मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये अक्षय की काली दुनिया का दरबार था। कमरे की रोशनी कम थी और धुएं के छल्ले हवा में तैर रहे थे। सबसे बड़ी हेड चेयर पर एक बेहद आकर्षक और डरावना लड़का बैठा हुआ था, अक्षय। 4 सालों में वो पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और खतरनाक हो गया था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिससे उसकी चौड़ी छाती और जिम में तराशी गई उसकी एब्स साफ झलक रही थी। उसके कान में नीले रंग की एक बेशकीमती डायमंड ईयरिंग चमक रही थी, जो उसके डार्क लुक को और भी कातिलाना बना रही थी। अक्षय के हाथ में एक लोडेड रिवॉल्वर थी, जिसे वो बड़ी बेपरवाही से अपनी उंगलियों पर गोल गोल घुमा रहा था। उसकी खामोशी कमरे में बैठे बाकी शेयर होल्डर्स का दम घोंट रही थी। तभी एक बुजुर्ग शेयर होल्डर ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में खड़ा होकर बोला, यह सरासर गलत है। आप हमसे 70% प्रॉफिट की मांग कर रहे हैं। हम बाकी शेयर होल्डर्स में सिर्फ 30% बांटना नामुमकिन है। हम इस कंपनी के हिस्सेदार हैं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रिवॉल्वर घुमाते हुए अक्षय के हाथ अचानक थम गए। उसने अपनी सर्द और जानलेवा आंखें उठाईं और उस आदमी को देखा। कमरे का तापमान जैसे गिर गया हो। अक्षय ने धीमी और भारी आवाज में पूछा, क्या यहां किसी और को भी इस बात से दिक्कत है? अक्षय की बात सुनकर कुछ और लोग अपनी जगह से हिलने लगे। शायद वे भी उस बुजुर्ग का साथ देने वाले थे। अक्षय को ये बगावत पसंद नहीं आई। उसने पलक झपकते ही एक्शन लिया। बिना किसी चेतावनी के अक्षय ने रिवॉल्वर तानी और उस बुजुर्ग आदमी के सिर के ठीक बीचों बीच गोली दाग दी। शूट! ठाएं की गूंज उठी और वो आदमी वहीं अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया। मेज पर खून के छींटे बिखर गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब अपनी जगह पर जम गए। किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। अक्षय ने रिवॉल्वर की नली से निकलता धुआं फूंका और अपने गार्ड्स को इशारा किया, इस गंदगी को यहां से साफ करो। मुझे सफाई पसंद है। गार्ड्स लाश को घसीटते हुए बाहर ले गए। अक्षय ने ठंडी मुस्कान के साथ बाकी शेयर होल्डर्स की तरफ देखा। तो क्या अब भी किसी को कोई शिकायत है? सबने खौफ के मारे फौरन ना में सिर हिला दिया। अक्षय के खौफ ने सबकी जुबान पर ताला लगा दिया था। अक्षय अपनी कुर्सी से उठा और शान से वहां से बाहर निकल गया। उसका असिस्टेंट हेमंत, जो पिछले 4 सालों से अक्षय के साथ एक परछाई की तरह था, पसीने से तरबतर हो चुका था। हेमंत ने अक्षय को जाते हुए देखा और मन ही मन बुदबुदाया, तारांकन बाप रे, ये इंसान है या मौत का फरिश्ता? क्या ऐसे पत्थर दिल इंसान को कभी किसी से प्यार भी हो सकता है? ये तो सिर्फ तबाही जानता है। हेमंत को नहीं पता था कि इस पत्थर के सीने में सुहाना नाम का एक जख्म आज भी हरा है, जिसे अक्षय ने खौफ की चादर से ढंक रखा था। चैप्टर 49 अंधेरे की केमिस्ट्री और पार्टी का बुलावा। अक्षय जैसे ही मीटिंग रूम से निकला, ऑफिस के गलियारे में सन्नाटा पसर गया। उसके जूतों की आवाज किसी काल कोठरी में बजने वाली घंटी जैसी लग रही थी। ऑफिस की लड़कियां अपनी तिरछी नजरों से उसे देख रही थीं। वे उसके गुस्से से डरती भी थीं और उसके कातिलाना लुक पर मरती भी थीं। 4 साल पहले का वो मासूम अक्षय अब एक डार्क और रहस्यमयी शख्सियत बन चुका था।
लड़कियां मन ही मन सोचती थीं, तारांकन इतना हैंडसम, काश एक रात इसके साथ बिताने को मिल जाए, फिर चाहे जान ही क्यों न चली जाए। अक्षय को इन नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो किसी रोबोट की तरह अपने केबिन में घुसा और काम में डूब गया, जैसे उसके अंदर की भावनाएं मर चुकी हों। तभी केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, अक्षय की भारी आवाज गूंजी। हेमंत अंदर आया और बोला, सर, दीवान की नई ब्रांच की ओपनिंग पार्टी है, आज रात आपको इनवाइट किया गया है, क्या आप चलेंगे? अक्षय ने बिना फाइल से नजर हटाए कहा, ठीक है, मैं चलूंगा। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और अंदर दाखिल हुई मिस दिशा। दिशा अक्षय की कंपनी में एक पार्टनर थी और वो अक्षय के पीछे पागल थी। वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अक्षय, क्या तुम इस पार्टी में मेरे साथ बतौर पार्टनर चलोगे? अक्षय ने एक पल के लिए उसे देखा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ कौन जा रहा है। बिजनेस पार्टी में एक कपल की तरह जाना उसके लिए बस एक औपचारिकता, फॉर्मेलिटी थी। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अक्षय ने ठंडे स्वर में कहा। दिशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मन ही मन परी बनकर नाचने लगी और मटकते हुए केबिन से बाहर निकल गई। उसे लगा जैसे उसने अक्षय को जीत लिया हो। हेमंत भी अक्षय से इजाजत लेकर बाहर निकल गया। सर, शाम 7 बजे गाड़ी तैयार रहेगी। सीन शिफ्ट, सुहाना का फ्लैट। दूसरी तरफ सुहाना अपने बॉस राहुल के कॉल का इंतजार कर रही थी। सुहाना ने आज एक बेहद खूबसूरत पिंक कलर का लॉन्ग गाउन पहना था। गाउन का गला काफी गहरा था और कंधे ऑफ शोल्डर पूरी तरह खुले थे। उसकी पीठ पर गाउन का डिजाइन इतना डीप था कि उसकी बेदाग त्वचा चमक रही थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राहुल, जो सुहाना का बॉस था, वो लंबे समय से सुहाना को पसंद करता था। उसने कभी अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि सुहाना के दिल के दरवाजे बंद हैं। राहुल ने फोन किया, सुहाना, मैं नीचे पार्किंग में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आओ। जैसे ही सुहाना बिल्डिंग के नीचे पहुंची, राहुल की धड़कनें रुक गईं। सुहाना की खूबसूरती और उसके सेक्सी अंदाज ने राहुल को पूरी तरह मदहोश कर दिया था। उसने मन ही मन सोचा, तारांकन, आज तो इसे प्रपोज कर ही दूंगा, इसके जैसा और कोई नहीं है। सुहाना ने एक फीकी मुस्कान दी और कार में बैठ गई। कार पार्टी की तरफ बढ़ रही थी। सुहाना को अंदाजा भी नहीं था कि जिस पार्टी में वो जा रही है, वहां उसका अतीत अपनी नई पार्टनर के साथ उसका इंतजार कर रहा है। अंधेरे की ये केमिस्ट्री अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। क्या 4 साल का ये फासला आज रात मिट जाएगा या फिर नफरत और गलतफहमी की एक नई दीवार खड़ी होगी? चैप्टर 51, नियति का खेल और धड़कनों की बेचैनी। रात का सन्नाटा एक महंगी लग्जरी कार की रफ्तार से टूट रहा था। कार के अंदर अक्षय पत्थर की मूरत बना बैठा था। उसके बगल में दिशा बैठी थी, जो आज किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। उसने अपनी अब तक की सबसे बोल्ड और सेक्सी ड्रेस पहनी थी, इस उम्मीद में कि शायद आज अक्षय की नज़र उस पर टिक जाए। वो बार बार अपनी ड्रेस ठीक करती, अपनी जुल्फों को संवारती, लेकिन अक्षय की नज़रें खिड़की के बाहर सड़क पर टिकी थीं। अक्षय का दिल आज अनजानी बेचैनी से भरा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क। सुहाना और उसके बॉस राहुल की किस्मत ने ऐन वक्त पर दगा दे दिया। उनकी कार का टायर पंचर हो गया था। राहुल झुंझलाते हुए टायर पर पैर मारकर बोला, शिट, आज ही इसे खराब होना था। दीवान की ये पार्टी हमारी कंपनी के लिए कितनी जरूरी है सुहाना, तुम जानती हो। मुंबई में हमारी नई ब्रांच का भविष्य इसी पर टिका है। दरअसल सुहाना और उसकी टीम पिछले 1 महीने से मुंबई की इस नई ब्रांच को खड़ा करने में दिन रात एक कर रही थी। सुहाना ने शांति से कहा, राहुल, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, अपने असिस्टेंट को कॉल कीजिए। राहुल ने तुरंत फोन निकाला और लोकेशन भेजकर दूसरी गाड़ी भेजने को कहा। वे सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार करने लगे, जहां सुहाना का गुलाबी गाउन हवा में लहरा रहा था। वेन्यू, दीवान की भव्य पार्टी। अक्षय की कार जैसे ही वेन्यू पर रुकी, बॉडीगार्ड्स ने घेरा बना लिया। अक्षय को अपनी फोटो खिंचवाने या लाइमलाइट में रहने का कोई शौक नहीं था। वो बिना कैमरे की तरफ देखे सीधा अंदर चला गया। दिशा, जो रेड कारपेट पर पोज देना चाहती थी, अक्षय को पीछे छोड़ता देख मजबूरी में उसके पीछे पीछे अंदर भाग गई। अंदर कदम रखते ही सबकी नजरें अक्षय पर टिक गईं। अक्षय बिजनेस की दुनिया का वो चमकता सितारा था जो खौफ और कामयाबी का मिश्रण था। मिस्टर दीवान, जिनकी उम्र करीब 50 साल थी, अपनी पत्नी के साथ अक्षय की तरफ लपके। माय सन, अक्षय, कैसे हो तुम? मिस्टर दीवान ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। अक्षय ने उन्हें एक महंगा गिफ्ट दिया और संक्षिप्त में हालचाल पूछा। मिस्टर दीवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एंजॉय करो, मैं बाकी गेस्ट्स को देखता हूं।
जल्द ही शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन अक्षय को घेर कर खड़े हो गए। हर कोई उसके साथ हाथ मिलाना चाहता था। तभी स्टेज पर होस्ट की आवाज गूंजी, हेलो एवरीवन, आशा है आप शाम का लुत्फ उठा रहे हैं। अब मैं मिस्टर और मिसेस दीवान को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। मिस्टर दीवान ने माइक संभाला और अपनी कामयाबी की लंबी कहानी सुनाने लगे। अक्षय को इन भाषणों में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। वो चुपचाप भीड़ से निकलकर बाहर ओपन एरिया की बालकनी की तरफ चला गया। दिशा भी एक साये की तरह उसके पीछे पहुंच गई। अंदर लाइट डिम हो गई और म्यूजिक बजने लगा। होस्ट ने कहा, चलिए अब बोरियत खत्म करते हैं और डांस शुरू करते हैं। इंजॉय विथ योर पार्टनर्स। बाहर बालकनी में सन्नाटा था। अक्षय रेलिंग के पास खड़ा होकर ठंडी हवा महसूस कर रहा था। दिशा उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसे डांस के लिए कह सके, लेकिन तभी अचानक अक्षय के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बजने लगीं। उसे महसूस हुआ कि हवा का रुख बदल गया है। अक्षय को ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई ऐसी रूह आ गई है जो उसके दिल के सबसे करीब है। वही पुरानी खुशबू, वही पुराना एहसास जो 4 साल पहले खो गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और मुट्ठियां भींच लीं। चैप्टर 52 महफिल की नई धड़कन। सुहाना की एंट्री। वेन्यू के अंदर की लाइटें और भी मध्यम हो गई थीं। रुमानी संगीत के साथ हर कोई अपने पार्टनर की बाहों में सिमटकर डांस फ्लोर पर उतर चुका था। सन्नाटे और धड़कनों के बीच पार्टी के दरवाजे पर अचानक सबकी निगाहें जम गईं। एक गहरी लाल रेड फिटिंग वाली गाउन में एक लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके लंबे रेशमी सीधे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी चाल में वो नज़ाकत और आत्मविश्वास था जिसने वहां मौजूद हर शख्स की सांसें रोक दीं। वो सुहाना थी। 4 साल पहले की वो सहमी हुई लड़की अब एक कातिलाना हसीना में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था जो उसकी खूबसूरती को और भी रहस्यमयी बना रहा था। सुहाना को भी आज एक अजीब सी बेचैनी घेर रही थी, जैसे उसकी रूह किसी को ढूंढ रही हो। उसके ठीक बगल में राहुल खड़ा था, जो बड़े गर्व से सुहाना को देख रहा था। फाइनली हम पहुंच ही गए, राहुल ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा। सुहाना, हम काफी लेट हो चुके हैं। हमें तुरंत मिस्टर दीवान से मिलना चाहिए। सुहाना ने बिना कुछ कहे बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। मिस्टर दीवान की नज़र जैसे ही राहुल पर पड़ी, वे मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़े। राहुल कोई मामूली इंसान नहीं था। गोवा के बिजनेस वर्ल्ड में उसका बहुत बड़ा नाम था और अब मुंबई की नई ब्रांच ने उसे चर्चा में ला दिया था। मिस्टर राहुल, स्वागत है आपका। दीवान ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। फिर उनकी नज़र सुहाना पर ठहरी। दीवान की आंखें फटी की फटी रह गईं। और ये तो अप्सरा जैसी लग रही हैं। क्या ये आपकी लाइफ पार्टनर हैं? राहुल ये सुनकर मन ही मन बेहद खुश हुआ, पर उसने संभलते हुए कहा, जी नहीं, ये मेरी कंपनी की हेड डायरेक्टर और मेरी सबसे भरोसेमंद सहयोगी मिस सुहाना है। मिस्टर दीवान ने सुहाना की तारीफ में कसीदे पढ़े। सच में राहुल, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो ऐसी टैलेंटेड और ब्यूटीफुल डायरेक्टर तुम्हारे साथ है। सुहाना ने शालीनता से एक छोटी सी स्माइल दी, पर उसकी आंखें बार बार भीड़ में किसी को तलाश रही थीं। दीवान ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं राहुल, लाइफ पार्टनर नहीं तो क्या हुआ, डांस पार्टनर तो बन ही सकते हो। जाओ, एंजॉय करो। सुहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे वेन्यू के उस कोने से कोई अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस हो रहा था जहां अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस अंधेरे में बैठा शैतान उसकी हर एक हरकत पर अपनी बाज जैसी नजरें टिकाए हुए है। T3 जुनून की वापसी और अंधेरी रात का मिलन। पार्टी का शोर अपने चरम पर था। वेन्यू की लाइटें अचानक बदलकर डिस्को मोड में आ गईं। तेज धड़कती हुई नीली लाल रोशनी और गहरा अंधेरा। इस चकाचौंध में सुहाना का गला प्यास से सूख रहा था। वो अपनी लंबी लाल गाउन को संभालती हुई ड्रिंक काउंटर की तरफ बढ़ी। भीड़ और लाइटों के खेल में उसे रास्ता ठीक से नहीं दिख रहा था। अचानक उसके सैंडल का हील गाउन में फंसा और वो अपना संतुलन खो बैठी। वो सीधे ड्रिंक एरिया की अंधेरी दीवार की तरफ गिरने ही वाली थी कि तभी 2 फौलादी बाहों ने उसे हवा में ही थाम लिया। जैसे ही उन हाथों का स्पर्श सुहाना की नग्न कमर पर हुआ, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसे किसी को देखने की जरूरत नहीं थी। ये वही स्पर्श था, वही खुशबू थी जो पिछले 4 सालों से उसके सपनों में उसे तड़पा रही थी। डिस्को की एक हल्की सी फ्लैश लाइट उन दोनों के चेहरों पर पड़ी और समय ठहर गया। अक्षय, जो ड्रिंक कर रहा था, अपने ऊपर गिरती हुई लड़की को सिर्फ बचाने के लिए पकड़ा था, पर जैसे ही सुहाना की त्वचा उसके हाथों से छुई, अक्षय का खून खौल उठा। उसकी रूह ने पहचान लिया कि ये वही सुकून है जिसके लिए वो दर दर भटक रहा था। उसकी सुहाना। शोर और संगीत के बीच दोनों की नजरें मिलीं। दिशा, जो अक्षय की पार्टनर थी, वो बोर होकर पहले ही डांस फ्लोर पर जा चुकी थी।
राहुल अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मशगूल था। किसी को नहीं पता था कि उस अंधेरे कोने में दो रूहें फिर से एक हो रही थीं। अक्षय की आंखों में वही पुराना खूंखार पागलपन लौट आया। वो सुहाना के और करीब आने लगा, पर सुहाना ने एक पल के लिए खुद को संभाला और पीछे हट गई। वो तेज कदमों से वेन्यू के पिछले गेट की ओर जाने लगी। अक्षय, जो अब पूरी तरह अपने होश खो चुका था, एक शिकारी की तरह उसके पीछे हो लिया। वेन्यू के एकदम कोने वाले हिस्से में, जहां सन्नाटा था और रोशनी नाम मात्र थी, सुहाना रुकी। अक्षय ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। दोनों की भारी सांसें एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं। अगले ही पल अक्षय का सारा कंट्रोल टूट गया। उसने सुहाना को दीवार से सटाया और उसके रेशमी होठों पर अपने होंठ रख दिए। ये कोई सामान्य किस नहीं था। ये 4 साल की प्यास थी, एक तड़प थी। अक्षय किसी भूखे भेड़िए की तरह उसे चूम रहा था, उसके बालों को मुट्ठी में भींच रहा था। सुहाना भी पूरी शिद्दत से उसे रिस्पॉन्स दे रही थी, मानो वो अक्षय के वजूद को अपने अंदर सोख लेना चाहती हो। उनके लिए ये प्यार नहीं, बल्कि एक ड्रग्स जैसा नशा था। अक्षय का हाथ सुहाना की गाउन के उस हिस्से तक पहुंचा जहां से उसकी टांगें दिख रही थीं। वो उसे बुरी तरह सहलाने लगा, पर उसका ध्यान सुहाना के होठों से नहीं हटा। अक्षय ने उसके कान के पास फुसफुसाया। उसकी आवाज में वो डाक जुनून था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूं सुहाना, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मिटा दूंगा। सुहाना ने उसकी शर्ट के कॉलर को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो किसने कहा है तुम्हें काबू रखने के लिए? ले जाओ मुझे यहां से। अक्षय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए पिछले गेट से बाहर अपनी कार की तरफ ले गया। सुहाना ने चलते चलते राहुल को मैसेज कर दिया कि उसकी तबीयत खराब है और वो जा रही है। अक्षय को दिशा का ख्याल तक नहीं आया, उसके दिमाग में सिर्फ सुहाना थी। कार में बैठते ही अक्षय ने उसे स्टार्ट किया, पर सुहाना को लगा कि वो अक्षय से बहुत दूर बैठी है। वो चलती कार में अक्षय की गोदी में आकर बैठ गई। अक्षय एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था और दूसरे हाथ से सुहाना को अपनी तरफ भींच रहा था, उसके गले और कंधों को चूम रहा था। 20 मिनट बाद कार एक सुनसान अंधेरी सड़क के किनारे रुकी। अक्षय ने ब्रेक लगाया और सुहाना को सीट पर लिटा दिया। वो पागलों की तरह उसके मुंह, आंखों और होठों को चूमने लगा। आधा घंटा बीत गया। वे बस एक दूसरे की तड़प को शांत करने में लगे थे। अक्षय पीछे हटा, उसकी आंखें लाल थीं और वो हाँफ रहा था। वो सुहाना को ऐसे देख रहा था जैसे आज वो उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगा। चैप्टर 54 रूह का मिलन और एक नई शुरुआत। सुनसान सड़क पर खड़ी कार के अंदर जैसे वक्त ठहर गया था। अक्षय सुहाना को अपनी बाहों में भरे हुए था। उसने सुहाना के चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और धीमी आवाज में पूछा, कैसी हो तुम सुहाना? सुहाना ने अक्षय की आंखों में देखते हुए उसके शर्ट के ऊपर से उसके 6 पैक एब्स को महसूस किया। उसने अपनी उंगलियां उसके सीने पर फिराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, पर तुम तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग और सख्त हो गए हो। अक्षय ने एक गहरी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांका, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर वो थोड़ा और नीचे झुका और सुहाना के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए फुसफुसाया, वैसे इन 4 सालों में तुम बहुत बड़ी हो गई हो सुहाना। सुहाना ने उसकी शरारत समझ ली और नकली गुस्से में उसके गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। उसने अपनी बाहें अक्षय के गले में डाल दी और पूछा, इन बीते सालों में तुमने कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई? अक्षय ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, इतनी बनाई कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। सुहाना ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया, तो फिर सुन लो, मैंने भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाए, उन्हें किस किया और बहुत कुछ किया। अक्षय की आंखें अचानक डार्क हो गईं। उसका पुराना कब्जा करने वाला पॉजेसिव अंदाज जाग उठा। तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो और बहुत शरारती भी हो गई हो। उसने सुहाना को कसकर गले लगा लिया। सुहाना की हंसी अब आंसुओं में बदल गई थी। उसने अक्षय के सीने पर सिर रखकर कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें भूल गई थी तो वो झूठ होगा। इंसान उसे याद करता है जिसे वो भूल जाता है, पर तुम तो मेरी हर सांस, मेरी रूह और मेरे दिमाग में बसे थे। मैंने तुम्हें हर पल अपने साथ महसूस किया। तभी सुहाना की नजर अक्षय के सीने पर गई। उसने देखा कि अक्षय ने अपने दिल के ठीक ऊपर बड़े ही खूबसूरत अक्षरों में टैटू बनवाया था, सुहाना। सुहाना ने कांपते हाथों से उस टैटू को छुआ। अक्षय ने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली थीं। सुहाना ने झुककर अपने तपते होठों से उस नाम को चूमा। बहुत दर्द हुआ होगा ना जब ये नाम लिखवाया था? उसने पूछा। अक्षय ने आंखें खोलीं और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उस दर्द से बहुत कम जो दर्द हमें अलग होने पर मिला था। अब बस अक्षय, मैं और दूर नहीं रह सकती। मुझे हर पल तुम्हारे साथ रहना है, सुहाना ने जिद की। अक्षय ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। हम एक दूसरे को संभाल लेंगे, एक दूसरे को हील करेंगे और कभी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे।
आखिरकार दोनों ने उस बेपाक मोहब्बत को स्वीकार कर लिया जिसे दुनिया की कोई भी दीवार नहीं तोड़ सकती थी। अक्षय ने कार स्टार्ट की। वो एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था और दूसरे हाथ से सुहाना का हाथ थामे उसे बार बार चूम रहा था। सुहाना भी रुक रुक कर उसके गालों को चूम रही थी और दोनों बच्चों की तरह हंस रहे थे। आधे घंटे बाद कार सुहाना की बिल्डिंग के सामने रुकी। सुहाना कार से उतरी और जाते जाते अक्षय के कान में एक कातिलाना अंदाज में कह गई, वैसे अक्षय, मैं इस फ्लैट में अकेले रहती हूं। ये सुनते ही अक्षय के अंदर जैसे आग लग गई। सुहाना मटकते हुए बिल्डिंग के अंदर चली गई। अक्षय ने अपना हाथ सिर पर रखा और खुद से बोला, ये लड़की मुझे सच में पागल कर देगी। मैं हर दिन इसके लिए और ज्यादा दीवाना होता जा रहा हूं। अक्षय ने अपनी कार साइड में लगाई और बिजली की फुर्ती से सुहाना के पीछे भागा। उसने सुहाना को बीच रास्ते में ही ब्राइडल स्टाइल गोदी में उठा लिया। जल्दी बताओ फ्लैट नंबर, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तुमने इशारा देकर गलती कर दी है, अक्षय ने सुहाना की आंखों में देखते हुए कहा। सुहाना ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें उसके गले में डाल दीं और उसके कान में धीरे से कहा, फ्लैट नंबर 42, 9th फ्लोर। चैप्टर 55, जुनून की चरम सीमा और रूहानी मिलन। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, बाहर की दुनिया जैसे खत्म हो गई। लिफ्ट की स्टील की दीवारों के बीच अक्षय और सुहाना की भारी सांसें गूंज रही थीं। संयम का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। अक्षय ने सुहाना को जोर से लिफ्ट की ठंडी दीवार से सटाया और उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया। ये महज एक चुंबन नहीं था, ये 4 साल की उस आग का सैलाब था जिसे उन्होंने अपने अंदर दबा रखा था। सुहाना ने अपनी टांगें अक्षय की कमर के चारों तरफ लपेट लीं। अक्षय ने उसे गोदी में उठाए हुए ही पागलों की तरह चूमना जारी रखा। लिफ्ट कभी ऊपर जा रही थी तो कभी उनके शरीर कभी दाएं कभी बाएं टकरा रहे थे। अक्षय की रगों में दौड़ता खून अब किसी लावे की तरह उबल रहा था। जैसे ही 9th फ्लोर पर लिफ्ट रुकी, अक्षय ने सुहाना को नीचे नहीं उतारा। वो उसे अपनी बाहों में भरे हुए ही फ्लैट नंबर 42 के दरवाजे तक पहुंचा। सुहाना के होठों से अलग हुए बिना उसने एक हाथ से डिजिटल लॉक टटोला। पासवर्ड? अक्षय की आवाज में एक अजीब सी भारीपन और प्यास थी। सुहाना ने उसकी गर्दन को चूमते हुए कांपती आवाज में पासवर्ड बताया। अक्षय के कांपते हाथ पासवर्ड टाइप कर रहे थे और उसकी नजरें सुहाना के झुके हुए गले पर थीं, जिसे वो रह रहकर अपने दांतों से काट रहा था। बीप की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अक्षय ने सुहाना को अंदर धकेला और लात मारकर दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरे कमरे में सिर्फ उनकी तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। एक पल के लिए दोनों रुके, भारी सांसें लेते हुए एक दूसरे की आंखों के उस काले जुनून को देखा। अगले ही पल सुहाना झपट्टा मारकर अक्षय के पास आई। उसने अक्षय की शर्ट के बटन खींचकर तोड़ने शुरू कर दिए। बटनों के टूटने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। अक्षय ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सुहाना की गाउन की जिप को झटके से नीचे गिरा दिया। अक्षय ने उसे फिर से अपनी गोदी में उठाया, लेकिन इस बार उनका गंतव्य बेडरूम था। रास्ते में वे जो भी चीज टकराती उसे गिराते हुए, लड़खड़ाते हुए और एक दूसरे के वजूद को अपनी जुबान से चखते हुए आगे बढ़े। बेडरूम की मध्यम रोशनी में अक्षय ने सुहाना को बिस्तर पर गिराया और खुद उसके ऊपर हावी हो गया। आज कोई दूरी नहीं होगी सुहाना। आज मैं तुम्हें अपने अंदर इस तरह मिटा दूंगा कि मौत भी हमें अलग न कर पाए, अक्षय ने उसके कानों के पास दहाड़ते हुए कहा। सुहाना ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपना हक जताते हुए कहा, तो मिटा दो मुझे अक्षय, आज मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। कमरे की हवा अब उनके जिस्मों की गर्मी से जलने लगी थी। 4 साल का वो वनवास आज रात एक खूंखार और रूहानी मिलन में तब्दील होने जा रहा था। उनके बीच अब कोई पर्दा नहीं था, सिर्फ 2 अधूरी रूहें थीं जो एक दूसरे में मुकम्मल होने के लिए तड़प रही थीं। चैप्टर 56, जुनून की रात और सुकून की सुबह। बेडरूम का तापमान अब बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा था। अक्षय और सुहाना के बीच अब कोई पर्दा नहीं बचा था। अक्षय का मस्कुलर शरीर पसीने से नहाया हुआ था और सुहाना की रेशमी त्वचा उसके स्पर्श से जल रही थी। 4 साल की उस तपिश ने उन्हें बेकाबू कर दिया था। अक्षय ने सुहाना के जिस्म के हर हिस्से को अपनी पूजा बना लिया था। कभी उसकी गर्दन पर अपने निशान छोड़ता तो कभी उसकी जांघों और कमर पर अपना हक जताता। सुहाना के गले से निकलने वाली आहें कमरे की खामोशी को तोड़ रही थीं। वो दर्द और आनंद के उस संगम पर थी जहां उसे सिर्फ अक्षय का एहसास चाहिए था। वे किसी एक जगह नहीं रुके। उनका ये खूंखार और रूहानी सिलसिला कभी बिस्तर पर तो कभी सोफे की मखमल पर चला। वे बाथरूम की ठंडी दीवारों से टकराए और फिर बालकनी के पर्दे के पीछे चांदनी रात के गवाह बने। सुबह के 4 बज चुके थे जब थकान ने उनके जुनून पर काबू पाया। अक्षय ने सुहाना को अपनी चौड़ी छाती से चिपका लिया और दोनों एक दूसरे में सिमट कर गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह
दोपहर के 12 बज रहे थे जब खिड़की से छनकर आती धूप ने सुहाना की नींद तोड़ी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसे अपने सीने पर एक भारीपन महसूस हुआ। अक्षय अपना सिर उसके सीने पर रखे गहरी और सुकून भरी नींद में सोया था। सोते हुए वो किसी खूंखार शिकारी के बजाय एक मासूम बच्चे जैसा लग रहा था। सुहाना के चेहरे पर एक तृप्त मुस्कान आ गई। उसने बड़ी कोमलता से अक्षय के बिखरे बालों को सहलाया। सुहाना का पूरा बदन कल रात के उस तूफान की वजह से बुरी तरह दर्द कर रहा था। अक्षय ने उसे इतनी जोर से जकड़ रखा था जैसे वो अब भी डर रहा हो कि सुहाना कहीं चली न जाए। सुहाना ने बहुत धीरे से खुद को उसके आगोश से छुड़ाया और बिस्तर से नीचे उतरी। उसकी नज़र पास पड़े फोन पर गई। राहुल के 20 से ज्यादा मिस कॉल थे। सुहाना ने तुरंत टाइप किया, तारांकन, सॉरी राहुल, कल अचानक बहुत कमजोरी महसूस हुई तो मैं अपनी एक सहेली के घर आ गई थी। दवाई लेकर सो गई थी, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाई। मैं आज भी ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, मुझे आराम की ज़रूरत है। राहुल का रिप्लाई तुरंत आया, तारांकन, कोई बात नहीं सुहाना, तुम आराम करो। अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो बताना। सुहाना ने राहत की सांस ली और फ़ोन रख दिया। उसने फर्श पर पड़ी अपनी गाउन उठाई, पर उसका मन नहीं हुआ उसे पहनने का। उसने पास पड़ी अक्षय की वही पुरानी सफ़ेद शर्ट उठाई और उसे पहन लिया। बाथरूम जाकर उसने एक लंबा शावर लिया। जब वो बाहर आई, उसके गीले बाल तौलिए में लिपटे थे और अक्षय की शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने रसोई की तरफ कदम बढ़ाए और सोचा, आज 4 साल बाद फिर से अपने और अक्षय के लिए कुछ खास बनाती हूं। किचन में काम करते हुए वो बार बार बेडरूम की तरफ देख रही थी, जहां उसका जुनून अब भी चैन की नींद सो रहा था। चैप्टर 57, पुरानी यादें और बदलते मिजाज। किचन में सुहाना पूरी तल्लीनता से अक्षय के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। इन 4 सालों में उसने खुद को बहुत बदला था। वो अब एक प्रोफेशनल शेफ की तरह खाना बनाना सीख गई थी। उसने अक्षय की सेहत का ख्याल रखते हुए ताज़ी सब्जियों को स्टीम किया, उनमें हल्का सा सेंधा नमक और कुछ रसीले फल मिलाए। अपने लिए उसने चटपटे पोहे बनाए और गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार की। ट्रे सजाकर वो बेडरूम में पहुंची। अक्षय अब भी आधा सोया हुआ था। जैसे ही सुहाना ने उसे जगाने के लिए हाथ बढ़ाया, अक्षय ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। सुहाना सीधे उसकी चौड़ी छाती पर जा गिरी। अक्षय ने उसे अपनी बाहों में दबोच लिया और उसके कान के पास अपनी सुबह की भारी आवाज में फुसफुसाया, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? क्या कल रात का प्यार काफी नहीं था जो मुझे अकेला छोड़ दिया? सुहाना ने मुस्कुराते हुए खुद को छुड़ाया और बनावटी सख्ती से कहा, अक्षय उठो, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए नाश्ता बनाया है। अपनी हेल्थ को लेकर मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। अक्षय ने हार मानकर उठते हुए कहा, बाप रे, तुम तो मुझे अभी से कंट्रोल करने लगी हो। उसने स्टीम की हुई सब्जियां देखीं जो दिखने में भी काफी लजीज थीं। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी सुहाना ने धीमी आवाज में पूछा, हिमांशु कैसा है? अक्षय का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। मुझे लगता है हम दोनों के चक्कर में उन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। वे दोनों एक दूसरे के बिना दुखी हैं। सुहाना ने उसकी आंखों में देखा। हम उन्हें फिर से साथ लाएंगे अक्षय। मैं नैना को उदास नहीं देख सकती। दोनों ने एक दूसरे को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान साझा की। नाश्ते के बाद सुहाना प्लेट्स लेकर किचन में गई। अक्षय ने अपनी पैंट पहनी और पीछे पीछे किचन में आ गया। सुहाना बर्तन धो रही थी जब अक्षय ने पीछे से उसकी कमर में अपनी बाहें डाल दीं और उसकी गर्दन पर एक गीला किस किया। वैसे कल उस पार्टी में तुम किसके साथ आई थी? अक्षय ने बड़े ही शांत लहजे में पूछा। सुहाना का दिल जोर से धड़का। उसे लगा अक्षय का पागलपन जाग जाएगा अगर उसे पता चला कि वो अपने बॉस के साथ पार्टनर बनकर आई थी। उसने घबराते हुए सच बता दिया, मैं अपने बॉस राहुल के साथ आई थी। सुहाना को उम्मीद थी कि अक्षय गुस्से में कुछ तोड़ेगा, चिल्लाएगा, पर अक्षय ने बस एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, ठीक है, आखिर तुम उस कंपनी की हेड डायरेक्टर जो हो। अक्षय का ये ठंडा बर्ताव सुहाना को चुभ गया। उसे अक्षय का वो पॉजेसिव पागलपन पसंद था और आज उसका रिएक्ट न करना उसे डरा रहा था। अक्षय टीवी देखने हॉल में चला गया। किचन में खड़ी सुहाना को अचानक गुस्सा आने लगा। तारांकन, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा? मेरा मन कर रहा है कि उस राहुल का मुंह तोड़ दूं, पर नहीं। सुहाना, कंट्रोल। तुम खुद को नहीं खो सकती। उसकी नज़र पास रखे चाकू पर पड़ी। उसका हाथ उसे उठाने के लिए तड़पा, पर उसने एक लंबी सांस ली और अपना गुस्सा पी गई। हॉल में पहुंचकर उसने देखा कि अक्षय टीवी देख रहा है। अक्षय ने कहा, मैंने हिमांशु को यहां बुलाया है, तुम भी नैना को बुला लो। सुहाना ने नैना को मैसेज किया कि उसकी तबीयत खराब है, वो जल्दी फ्लैट पर आ जाए। अक्षय, चलो कहीं बाहर चलते हैं, मैं बोर हो रही हूं, सुहाना ने जिद की। अक्षय मान गया
और उसने अपने असिस्टेंट हेमंत को फ़ोन करके कपड़े मंगवाए। हेमंत बेचारा कंफ्यूज था कि उसके बॉस अचानक इस फ्लैट पर क्या कर रहे हैं, पर वो चुपचाप कपड़े लेकर निकल पड़ा। कुछ देर बाद सुहाना तैयार होकर बाहर आई। उसने एक सफ़ेद शर्ट और टाइट जीन्स पहनी थी, साथ में एक टोपी कैप। वो बला की खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। अक्षय उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने एक लंबी सीटी बजाई। वाह, कमाल दिख रही हो सुहाना। सुहाना ने शर्माते हुए कहा, तारीफ बंद करो, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? अक्षय ने शरारत से कहा, बिना कपड़ों के बाहर कैसे जाऊं? हेमंत बस आता ही होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अक्षय और सुहाना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें पता था कि आज की ये शाम कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली है। चैप्टर 58 सवालों के घेरे और सहेली की छेड़खानी। दरवाजे की घंटी बजते ही अक्षय बाहर गया। सामने उसका असिस्टेंट हेमंत खड़ा था, जिसके हाथ में अक्षय के कपड़ों का बैग था। अक्षय ने बैग थामते हुए बड़ी बेपरवाही से कहा, हेमंत, आज की मेरी जितनी भी मीटिंग्स और बिजनेस डील्स हैं सबको कैंसिल कर दो। मुझे आज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना कहकर अक्षय ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर खड़ा हेमंत बुद्ध बना रह गया। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पिछले 4 सालों में अक्षय के साथ दिन रात काम किया था, पर अक्षय ने आज तक अपनी मर्जी से 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली थी। वो तो काम का ऐसा दीवाना था जो थकना जानता ही नहीं था। हेमंत मन ही मन बड़बड़ाने लगा, तारांकन सर को अचानक क्या हो गया, और वो इस फ्लैट में किसके साथ हैं? क्या ये वही पत्थर दिल अक्षय सर हैं? बहुत सारे अनसुलझे सवालों के साथ हेमंत भारी मन से वहां से वापस लौट गया। अंदर अक्षय जब कमरे में आया तो सुहाना सोफे पर बैठकर बड़े चाव से उसे देख रही थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस अभी कपड़े चेंज करके आता हूं, फिर हम बाहर चलेंगे। वो बेडरूम की तरफ बढ़ गया। अभी अक्षय अंदर ही था कि दोबारा दरवाजे की घंटी बजी। सुहाना ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने नैना खड़ी थी। वो बुरी तरह हाँफ रही थी, जैसे मीलों दौड़कर आई हो। सुहाना को देखते ही वो चिल्लाई, तूने मैसेज किया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं मरते मरते यहां पहुंची हूं, क्या हुआ तुझे? सुहाना ने उसे अंदर खींचा और सोफे पर बिठाते हुए पानी का गिलास दिया। शांत हो जा नैना, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा कमजोर महसूस कर रही थी। नैना ने गटागट पानी पिया और फिर सुहाना को घूरते हुए कहा, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, तूने मुझे डरा दिया था। तभी नैना की नज़र बेडरूम से बाहर निकलते अक्षय पर पड़ी। अक्षय को देखते ही नैना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सारी थकान जैसे गायब हो गई। उसने सुहाना को जोर से गले लगा लिया और कान में फुसफुसाया, ओ माय गॉड, अक्षय यहां है? मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं यार। तुम दोनों को कभी अलग होना ही नहीं चाहिए था। फिर नैना ने तिरछी नजरों से अक्षय के मस्कुलर शरीर और उसके बदले हुए लुक को देखा। वो दोबारा सुहाना के कान के पास गई और बड़ी शरारत से बोली, वैसे सुहाना, अक्षय तो पहले से कहीं ज्यादा हॉट और मस्कुलर हो गया है। सच बता, क्या कल रात ये तेरे साथ ही था? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या? तेरी आंखों की ये चमक कुछ और ही कहानी कह रही है। सुहाना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने नैना को हल्का सा धक्का दिया और दबी आवाज में कहा, बस कर नैना, क्या तू सब कुछ अभी इसी के सामने पूछेगी? थोड़ी तो शर्म कर। नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे अपनी सहेली को छेड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। अक्षय भी उन दोनों को देखकर एक मंद मुस्कान दे रहा था। उसे समझ आ गया था कि नैना जरूर सुहाना की टांग खींच रही है। कमरे का माहौल अब पूरी तरह हल्का और खुशनुमा हो चुका था, लेकिन इस हंसी मजाक के बीच हिमांशु की एंट्री होना अभी बाकी थी। चैप्टर 59 कबाब में हड्डी और पुरानी दुश्मनी। सुहाना के फ्लैट में हंसी मजाक चल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। सुहाना दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही बढ़ी, नैना के कानों में एक जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ सुनते ही नैना के हाथ से बिस्किट का पैकेट गिरते गिरते बचा। उसके दिल की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागने लगीं। दरवाजे पर हिमांशु खड़ा था। उसने जैसे ही सुहाना को देखा, अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ बोला, अरे सुहाना, अक्षय ने मुझे यहां बुलाया था, क्या वो अंदर है? सुहाना ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने का रास्ता दिया। हिमांशु चौड़े होकर अंदर आया और सीधे सोफे पर बैठे अक्षय के पास पहुंचा। भाई, तू यहां क्या कर रहा है? और मुझे बताया भी नहीं कि तुम और सुहाना फिर से सेटिंग कर चुके हो? अकेले अकेले सब गुड़ गोबर कर लिया। हिमांशु ने अक्षय के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। अक्षय ने उसे घूर कर देखा और ठंडी आवाज में बोला, हिमांशु, पहले सांस तो ले ले। आते ही सीआईडी की तरह सवाल शुरू कर दिए। सुहाना ने हिमांशु को पानी का गिलास दिया। हिमांशु जैसे ही सोफे पर बैठने के लिए मुड़ा, उसकी नज़र वहां पीठ फेरकर बैठी एक लड़की पर पड़ी। जैसे ही उस लड़की ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया, हिमांशु का गिलास उसके हाथ में ही जम गया।
नैना? हिमांशु के मुंह से बस इतना ही निकला। नैना ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा, ओह, तो ये बंदर भी यहीं आ रहा था। सुहाना, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहां कचरा जमा होने वाला है? हिमांशु का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। कचरा? सुहाना, जरा अपनी सहेली को समझा ले, वरना इस मिर्ची का अचार डाल दूंगा मैं। अक्षय और सुहाना ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी हंसी दबाने लगे। सुहाना ने बीच बचाव करते हुए कहा, देखो तुम दोनों, आज हमने कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाया है। अक्षय और मैं फिर से साथ हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स भी हमारे साथ चलें। नैना ने तुरंत अपने बैग की चेन खींची और बोली, मैं नहीं जा रही। मुझे ऐसे इंसानों के साथ घूमने का कोई शौक नहीं है जिनके दिमाग की जगह भूसा भरा हो। हिमांशु ने भी अपनी शर्ट के कॉलर ठीक किए और बोला, हाँ, जैसे मुझे बहुत शौक है इस करेले के साथ पिकनिक मनाने का। अक्षय, तू जा भाई, मैं घर जा रहा हूं। कमरे में तनाव और कॉमेडी का तड़का एक साथ लग रहा था। तभी अक्षय अपनी जगह से उठा। उसकी आंखों में वो बॉस वाला अंदाज वापस आ गया था। उसने ठंडे और भारी स्वर में कहा, आज का फैसला मेरा है और मेरा फैसला यह है कि हम चारों साथ जा रहे हैं। पॉइंट ब्लैंक। किसी को कोई दिक्कत? अक्षय का वो चेहरा देखकर नैना और हिमांशु की बोलती एक साथ बंद हो गई। वे जानते थे कि जब अक्षय इस टोन में बात करता है तो न सुनने की गुंजाइश नहीं होती। अक्षय बिना पीछे मुड़े फ्लैट के बाहर निकल गया। हिमांशु और नैना ने एक दूसरे को देख लूंगा तुझे वाली नजरों से घूरा और मजबूरी में अपने पैर पटकते हुए अक्षय के पीछे पीछे चल दिए। सुहाना पीछे से धीरे से मुस्कुराई। पागलपन की इस कहानी में अब 2 और पागल जुड़ चुके थे। चैप्टर 60, नफरत वाली ट्रिप और कार का ड्रामा। अक्षय की आलीशान कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन कार के अंदर का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा था। आगे अक्षय शांति से ड्राइविंग कर रहा था और सुहाना उसके हाथ को चूमकर रोमांस कर रही थी, लेकिन असली तमाशा पीछे वाली सीट पर चल रहा था। नैना और हिमांशु कार के दोनों कोनों से चिपके ऐसे बैठे थे जैसे बीच में कोई अदृश्य दीवार हो। थोड़ा उधर होकर बैठो मिस्टर लंगूर, मेरी ड्रेस खराब हो रही है, नैना ने मुंह बनाकर चिढ़ते हुए कहा। हिमांशु ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, अरे, इस गाड़ी में इतनी जगह है कि एक हाथी समा जाए, पर तुम्हारी ये मिर्ची वाली ईगो ही कम नहीं हो रही। और वैसे भी तुम्हारी ड्रेस है या कोई टेंट? इतनी जगह घेर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टेंट बोलने की? नैना ने अपना भारी हैंडबैग हिमांशु के कंधे पर दे मारा। आउच, पागल औरत। अक्षय भाई, गाड़ी रोक, मुझे इस लेडी डॉन के साथ एक पल नहीं बैठना, हिमांशु जोर से चिल्लाया। अक्षय ने बैक मिरर शीशे से उन दोनों को देखा और बिना मुस्कुराए बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम दोनों ने एक और शब्द बोला तो मैं गाड़ी रोककर तुम दोनों को इसी सुनसान सड़क पर उतार दूंगा, फिर पैदल घर जाना। अक्षय की आवाज में वो साइको वाला ठंडापन सुनकर दोनों के मुंह पर तुरंत ताला लग गया। सुहाना ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए कहा, यार, तुम दोनों पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाते? देखो हम कितने खुश हैं। नैना ने फुसफुसाते हुए सुहाना से कहा, तू खुश है सुहाना, क्योंकि तुझे शेर मिला है, मुझे तो ये भीगा हुआ चूहा झेलना पड़ रहा है। हिमांशु ने सुन तो लिया, पर अक्षय के डर से कुछ बोल नहीं पाया, बस उसने नैना की तरफ जुबान चढ़ा दी। नैना ने बदले में उसे अपनी सैंडल दिखाने का इशारा किया। अगले 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे को नजरों से ही कत्ल करते रहे, जबकि आगे वाली सीट पर अक्षय और सुहाना एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। एक डार्क रोमांटिक जोड़ी और एक कॉमेडी वाली जानी दुश्मन जोड़ी। ये ट्रिप वाकई में बहुत ही खतरनाक और मजेदार होने वाली थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये धमाकेदार और इमोशनल एपिसोड? अक्षय और सुहाना की इस तड़प और नैना हिमांशु की इस नोकझोंक ने क्या आपका भी दिल जीता? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दें। अपने दोस्तों और उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिन्हें ऐसी डार्क रोमांटिक कहानियां पसंद हैं। आपका एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां कहानी एक और नया मोड़ लेगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए। शुक्रिया।